गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए क्लास 8 के बच्चे सिलेबस देखिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। आपको देखिए हिंदी ग्रामर में आपको PA1 सिलेबस में कितने चैप्टर आ रहे हैं। हिंदी ग्रामर में आपको आ रहे हैं PA1 सिलेबस में 1 to 10 चैप्टर। ठीक है, तो आज हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हम आप पार्ट 1 में आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अपनी बुक ओपन करिए हिंदी ग्रामर की। ये आपकी हिंदी ग्रामर की बुक है, आराधना व्याकरण। इसे ओपन करिए सभी बच्चे। सबसे पहले देखते हैं भाषा इंडेक्स। देखते हैं सबसे पहले विषय सूची दी हुई है, इस पर सब देखेंगे। सबको एक बार नज़र दे मारनी है अपनी। देखिए आपके सिलेबस में आ रहे हैं 1 to 10 PA1 सिलेबस में। आपका पहला चैप्टर है भाषा व्याकरण बोली तथा लिपि। ठीक है, ये आज हम आपको पार्ट 1 में पढ़ाएंगे, पार्ट 1 में पढ़ाएंगे। ठीक है, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 5 पर। तो सबसे पहले ओपन करिए पेज नंबर 5। देखिए पेज नंबर 5, इससे देखते हैं सबसे पहले पार्ट 1 आपका। भाषा चैप्टर का नाम है आपका भाषा व्याकरण बोली तथा लिपि। भाषा बोलते हैं लैंग्वेज को, व्याकरण बोलते हैं ग्रामर को, बोली बोलते हैं डायलेक्ट को, और एंड लिपि बोलते हैं स्क्रिप्ट को। ठीक है, तो आज हम सब समझेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे अपने चैप्टर में। ठीक है, तो सब बच्चे अपना चैप्टर खोलकर वीडियो अच्छे से देखेंगे, अपनी बुक्स पर ध्यान देंगे। भाषा मानव सभ्यता के इतिहास पर दृष्टि डालते ही भाषा की आवश्यकता एवं स्थिति भी स्पष्ट होने लगती है। क्या है? मानव सभ्यता के इतिहास पर दृष्टि डालते ही भाषा की आवश्यकता एवं स्थिति भी स्पष्ट होने लगती है। जब हम भाषा पर नज़र डालेंगे, इतिहास पर इसकी, तो क्या होगा, हमें इसकी आवश्यकता, ज़रूरती जो हमारी है, इसकी स्थिति क्या है, इसकी जगह क्या है, हमें पता होने लगती है। आदिश्य युग के मानव ने जब जगत में से संबंध जोड़ा तो मनोभावों को अभिव्यक्ति के लिए हृदयक्त इच्छाएं तीव्र होने लगी। इसमें लिखा हुआ है कि जब अद्वैत युग ने मानव ने जब जगत में संबंध जोड़ा था, जब व्यक्ति में मानव ने दुनिया में जगत संबंध जोड़ा, तो क्या हुआ, उनके मन जो भाव थे अभिव्यक्ति के लिए हृदयगत इच्छाएं जो थी उनकी तीव्र होने लगी थी। सर्वप्रथम उसने संकेतों, प्रकृति की अनुकरणीय ध्वनियों तथा स्पष्ट ध्वनियों से अपने मन के भाव को प्रकट किया, किंतु इससे उसे संतुष्टि नहीं हुई। सभ्यता के विकास के साथ साथ ध्वनि समूहों का सहारा लेकर अपने विचारों को प्रकट करना आरंभ किया। क्या हुआ, ध्वनियाँ जो उनकी मिलती थी, ना सुनाई देती थी, वो प्रकट करती, किंतु इससे उनको संतुष्टि नहीं मिला, आराम नहीं मिला था। सभ्यता के विकास के साथ ध्वनि समूहों को सहारा लिया, यानी बोलने का जो ध्वनि इनको समझ में आती थी उसका सहारा लेना शुरू किया, लेकर अपने विचारों को प्रकट करना आरंभ करा। जो वो जो आवाज़ समझते थे, ध्वनि समझते, तो उसको बोलना, उसका सारे में समझना क्या कर रहा था, शुरू कर दिया था। कालांतर में ये ध्वनियाँ सार्थक शब्दों का आधार बनी, जिसकी सहायता से वाक्य बनाए जाने लगे और वैचारिक आदान प्रदान संभव होने लगे। इस प्रकार विचारों का आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। क्या हुआ, कालांतर ये ध्वनियाँ सार्थक शब्दों का आधार बनी, जब ये जिनकी सहायता से वाक्य बने जाने लगे। क्या हुआ, जब थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने सब चीज़ सीखना शुरू करा, वर्ण शब्द ध्वनिया से अपने सार्थक करा, शब्दों का आधार बना, उससे फिर क्या करा, जिनकी सहायता से वाक्य बनने शुरू हो गए थे। जब वो बोलना सब ध्वनियाँ समझना शुरू कर रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था, उनकी बोलने का
आरंभ हो रहा था, शुरू कर रहे थे वो समझना, ध्वनियाँ समझना शुरू कर रहे थे और उन ध्वनियों से सहायता उनकी हेल्प से क्या कर रहे थे, वाक्य जो थे वो बनाए जाने लगे और वैचारिक आदान प्रदान संभव होने लगे। इस प्रकार विचारों का आदान प्रदान के साथ साधन को भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसको हम क्या करते हैं, किसी जो हम जिनकी हम दूसरे सामने वाले के विचार लिखकर या बोलकर उसके सामने वो हमें प्रकट करता है, यानी पेश करता है अपनी फीलिंग्स को। ऐसे ही हम अपनी फीलिंग्स जो भी होती हैं, हमारे जो भी विचार होते हैं, हम कैसे अपने लिखकर या बोलकर दूसरों के सामने पेश करते हैं। क्या करते हैं, जैसे उसने हमें कुछ बोला तो हमने क्या करा, जो उसने वो बोला था, अपने विचार हमारे सामने रखे थे, तो हमने वो समझकर उसे क्या करा, उसे समझकर सुना कि ये क्या बोल रहा है। और फिर हमने जो बोला तो सामने वाले ने उसे समझकर सुना कि वो क्या बोलना चाह रहा है। तो ऐसे अपने विचारों को आपने सामने प्रकट करना, यही भाषा कहते हैं। ठीक है। भाषा की व्युत्पत्ति भाष्य धातु से जुड़ी है, जिसका अर्थ है बोलना। ठीक है। भाषा किससे, भाष्य धातु से हुई है, इसका अर्थ मीनिंग क्या है, बोलना। भाष्य के द्वारा ही पूर्णतः स्पष्ट रूप में भावाभिव्यक्ता संभव है। पशु पक्षी अपने मनोभाव को प्रकट करते हैं, किंतु उसे भाषा नहीं कहा जाता। पशु पक्षी हैं वो भी जो भी अपनी विचार हैं, अपने जो भी उनके भाव कहते हैं, जो फीलिंग्स कहते हैं, वो प्रकट करते हैं, लेकिन उनको भाषा नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि ना तो वो बोलते हैं और न ही लिख सकते हैं। परिभाषा, मनुष्य के हृदयगत भाव एवं विचारों को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने वाले शब्दीय साधन को भाषा कहते हैं। जो भी हृदयगत भाव या विचारों को पूर्ण रूप से हम दूसरों के सामने रख सकते हैं और वो दूसरा इंसान उसको समझ सकता है, तो उसे ही भाषा कहेंगे। ठीक है। हृदयगत भाव को आवश्यकता दो प्रकार से होती है। हम अपने दिल की बात दूसरों के सामने दो तरीके से रख सकते हैं, बोलकर, लिखकर। इस आधार पर भाषा के दो रूप सामने आते हैं। इस आधार पर हमें पता चलता है कि भाषा के दो रूप होते हैं। मौखिक, सबसे पहले होता है मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। ठीक है, भाषा बोलते हैं लैंग्वेज को, मौखिक बोलते हैं ओरल। वाणी अर्थात मुख द्वारा विचारों को प्रकट करने के साधन को मौखिक भाषा कहते हैं। वाणी बोली, अर्थात यानी मीनिंग, मुख यानी मुंह। जो हम बोलते हैं मुंह के ज़रिए उन अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपने मुंह के ज़रिए बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। इस साधन को यानी इस प्रक्रिया को हम मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है। लिखित भाषा, दूसरी भाषा कौन सी है हमारी, लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। लिखित यानी रिटन, भाषा यानी लैंग्वेज। लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। लिखकर विचारों को प्रकट करने के साधन को लिखित भाषा कहते हैं। जब हम लिखकर अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करेंगे तो क्या होगा, वो लिखित भाषा कहलाएगा। जैसे लेटर लिखकर हमने अपना लेटर लिखा, वो दूसरे ने पढ़कर उसे समझा, तो वो क्या हो गया, उसने समझ लिया ना अपने कि हमने क्या लिखा है लेटर में। तो यही होगा, दो तरीके होते हैं, एक बोलकर, एक लिखकर हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। यही मौखिक और लिखित भाषा होती है। मौखिक तथा लिखित भाषा में अंतर देखिए, डिफरेंस देखिए। मौखिक तथा लिखित भाषा के अंतर को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट है, मौखिक भाषा में ध्वनियों की सहायता से बोला जाता है। मौखिक भाषा को ध्वनि आवाज़ की हेल्प से बोला जाता है, किंतु लिखित भाषा की ध्वनि चिन्हों द्वारा ही बात को लिखकर प्रकट किया जा सकता है। और जब लिखित भाषा में क्या होता है, ध्वनि उनकी चिन्ह होती हैं। चिन्ह यानी जो हमारे वर्ड्स, ये वर्ड जो होते हैं लिखने का जो हमारा तरीका होता है, यही हमारा क्या होता है, उसमें डिफरेंस यही होता है। मौखिक भाषा की ध्वनि हमारे बोलकर हम बोलते हैं और लिखित भाषा में हम लिखकर जो हमारी चिन्ह जो होती हैं, यही हमारी ध्वनि होती हैं। मौखिक, सेकंड देखिए, मौखिक भाषा सहज रूप से सीखी जाती है, परंतु लिखित भाषा को प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा को क्या होता है, उसे सीखना नहीं पड़ता है। मौखिक भाषा जब हम पैदा होते हैं, जब हमारी फैमिली जो हमारे सामने हमें बोलती है, जैसी भी लैंग्वेज वो बोलती है, तो वही हम सीखना शुरू कर देते हैं। तो उसमें कोई वो नहीं होती है, हमें इसमें सीखने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं होती है मौखिक भाषा में। परंतु लेकिन लिखित भाषा को हमें पूरा सीखना पड़ता है
हम क्या करते हैं, स्कूल से सीखते हैं अपनी लिखित भाषा। जब हम लिखना ही नहीं जानेंगे तो हम लिखित भाषा लिखेंगे ही क्या? जब हम लिखेंगे तभी तो वो लिखित भाषा कहलाएगी। मौखिक भाषा के लिए ये आवश्यक है, यानी ओरल लैंग्वेज के लिए ये ज़रूरी है कि श्रोता यानी सुनने वाला बोलने वाले के पास ही हो। क्या हो? ये ज़रूरी है कि सुनने वाला, जो हम जिससे हम बात कर रहे हैं, वो जो सुनने वाला है दूसरा इंसान, वो उसके पास हो। लेकिन टेलीफोन तथा दूरदर्शन से आप वक्ता द्वारा भी दुरुस्त लोगों से संपर्क साध सकते हैं। क्या है? बोल वाला ही पास ही हो। लेकिन अब क्या है, अब टेलीफोन के ज़रिए भी हम अपनी बात बोलकर दूसरों को सामने रख सकते हैं और दूरदर्शन के ज़रिए भी। लिखित भाषा पुस्तकों के रूप में भविष्य के लिए सुरक्षित की जा सकती है। लिखित भाषा क्या है, हम अपनी बुक्स के ज़रिए सुरक्षित यानी सेफ रख सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। लिखित भाषा ही समाचार पत्रों द्वारा घर घर पहुंचकर जन जन तक विचारों तक पहुंचाती। लिखित भाषा ही है जो समाचारों यानी पत्रों को घर घर पहुंचाकर दूसरों को अपने विचार रखती है। जैसे न्यूज़पेपर में लिख कर आ रहा है, वो न्यूज़ हम दूसरों की न्यूज़ है, वो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसे ही उसमें है न्यूज़पेपर, पत्रों, लेटर्स, जो हमारे पर लेटर्स दूसरों के लेटर्स आते हैं, तब वो हम जो लिखे हुए हैं उन्हें पढ़कर समझते हैं। विश्व तथा भारत की भाषाएं देखिए। विश्व भर में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे चीनी, जर्मन, रूसी, जापानी आदि। विश्व तथा भारत की भाषाएं यानी वर्ल्ड, पूरे दुनिया की और इंडिया की भाषाएं बताइए। विश्व भर में अनेक यानी बहुत सारी बोली जाती हैं, चीनी, जर्मनी, रूसी, जापानी आदि। ठीक है। भारत एक बहुभाषी देश है। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हिंदी हमारी राजभाषा है। क्या दिया हुआ है इसमें? भारत एक बहुभाषी देश है। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भाषा है वो बहुत सारी होती हैं, बहुत अलग अलग अनेक प्रकार की भाषाएं होती हैं। सब जहाँ इंसान जैसा रहता है, जिस जगह रहता है, वो उसी तरह की बोली बोलता है। लेकिन क्या है, भारतीय संविधान में सिर्फ 22 भाषाओं को, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में सिर्फ 22 भाषा को ही मान्यता दी गई है। ठीक है। हिंदी हमारी क्या है, भारत में हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा है। विश्व की कुछ भाषाएं देखिए। विश्व की हिंदी, रूसी, जर्मन, अरबी, पुर्तगाली, जापानी, स्पेनिश, अंग्रेज़ी। ठीक है। भारत की कुछ भाषाएं देखिए, ये विश्व की हैं, ये भारत की हैं। असमिया, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, उड़िया, हिंदी, ये भारत की हैं, ये विश्व की हैं। भाषा के अंग यानी पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति ध्वनि, वर्णों, शब्दों, पद, वाक्यों तथा लिपि के सहयोग से ही यह संभव है। जब हम विचार और अपने भाव को अभिव्यक्ति, जो ध्वनि होती है, उसके वर्ण, जो शब्द होते हैं और वाक्य, वो लिपि के सहयोग से ही संभव है। लिपि के जरिए ही संभव है। अतः इन्हें भाषा के अंग कहा जाता है। इन्हें भाषा के क्या बोला जाता है, पार्ट्स कहा जाता है। फर्स्ट है ध्वनि। मुख से निकली स्वतंत्र आवाज़ जो वर्णों का निर्माण करती है, ध्वनि कहलाती है। ध्वनि किसे कहते हैं? जो मुंह से निकलती है स्वतंत्र यानी खुलकर आवाज़, जो वर्ण का निर्माण करती है, वर्णों का निर्माण करती है। ठीक है, ध्वनि कहलाती है। सेकंड है वर्ण। ध्वनि के निर्धारित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। ध्वनि के निर्धारित जो चिन्ह होते हैं वो वर्ण कहलाते हैं। जैसे क, ब, द, ये जो सारे हैं, ये क्या है, वर्ण हैं। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। प्रत्येक भाषा के अपने ध्वनि चिन्ह होते हैं। ठीक है, वर्णों के क्या है, टुकड़े नहीं होते हैं। अब तीसरा है हमारा शब्द। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यानी 2 या 2 लेटर शब्द, वर्ण बोल दीजिए, ये वर्ण होते हैं। इन्हीं को जब हम जोड़ेंगे 2 या 2 से ज़्यादा, जब ये मेल होगा इनका, तो क्या बन जाएंगे, ये शब्द बन जाएंगे, यानी वर्ड बन जाएंगे।
या दो हमारे इंग्लिश में बोलते हैं, ये 2 या 2 से ज़्यादा लेटर को जोड़ते हैं तो वर्ड बनता है। यही इसी तरीके से 2 या 2 से ज़्यादा वर्णों के मेल से क्या बनेगा, सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे नदी, अब ना को अलग कर दीजिए, जा को अलग कर दीजिए, आ का डंडा अलग कर दीजिए, ई की मात्रा अलग कर दीजिए, ये वर्ण हो जाएंगे, अलग अलग करेगा। और जब इन्हें हम मेल करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा शब्द। दूध, चावल आदि वाक्यों में प्रयुक्त किए जाने पर शब्द पर पद कहलाते हैं, शब्द पद कहलाते हैं। वो है वाक्य। सार्थक शब्द समूह को निश्चित क्रम में रखने पर जब कथन का अर्थ सही ढंग से प्रकट हो तो उसे वाक्य कहते हैं। क्या है, जब सार्थक शब्द समूह को निश्चित क्रम में रखने से, जब शब्द एक लाइन से रखे जाएंगे, जैसे 2 या 2 से ज़्यादा हम वर्ड जोड़ेंगे और एक क्रम में रखे जाएंगे, वो यानी लाइन से रखे जाएंगे, सही ढंग से रखे जाएंगे, उस कथन को हम क्या बोलेंगे, इस सही ढंग से रखने के बाद वो वाक्य बनता है। ठीक है, जैसे 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड मिलकर सेंटेंस बनता है, या 2 से ज़्यादा शब्द बनकर सही ढंग से रखेंगे तो क्या बनेगा, वाक्य बनेंगे। लिपि देखिए, अब लिपि बोलते हैं स्क्रिप्ट को। भाषा तथा लिपि में गहरा संबंध है। भाषा और लिपि में बहुत गहरा संबंध है। कथित विचारों को लिपि द्वारा ही लिखित रूप दिया जा सकता है। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है लिपि कहते हैं। लिखित भाषा की हर ध्वनि का एक निश्चित चिन्ह होता है जिसे वर्ण कहते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, किसी भी भाषा मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने वाले लेखन चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि बोलते हैं जिस तरीके से जिस ढंग से हम वर्णों को लिखते हैं, वर्णों के लिखने के ढंग को ही लिपि बोलते हैं। ठीक है, वर्ड जो होते हैं हमारे, उनके लिखने के ढंग को ही हम लिपि बोलते हैं। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, हर लैंग्वेज की जो होती है अपनी लिपि होती है। कुछ नीचे कुछ भाषाएं तथा उनकी लिपियां दी जा रही हैं, नीचे कुछ भाषाएं और उनकी लिपि दी जा रही हैं। देखिए, जैसे हिंदी की लिपि होती है देवनागरी, वो देवनागरी में लिखी जाती है उसकी स्क्रिप्ट। देखिए, संस्कृत जो होती है उसकी भी देवनागरी होती है, अंग्रेज़ी होती है उसकी रोमन होती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी में लिखी जाती है। ठीक है, अब नीचे देखिए, हिंदी संस्कृत के अतिरिक्त मराठी, नेपाली आदि की लिपि भी देवनागरी होती है। हिंदी संस्कृत के अतिरिक्त यानी उसके ज़रिए क्या मराठी, नेपाली की भी क्या होती है, लिपि देवनागरी ही है। भाषा और लिपि में अंतर देखिए, डिफरेंस देखिए। लिपि भाषा का एक ही अंग है। लिपि क्या है, भाषा का एक पार्ट है। ये भाषा के कथित रूप को ग्रंथ तथा साहित्य के रूप में चिरस्थायी करता है। इनमें प्रमुख अंतर यह है कि भाषा के मौखिक तथा लिखित 2 रूप हैं। क्या है, इनमें अंतर यह है कि मौखिक और लिखित के 2 रूप हैं, परंतु लिखित भाषा को प्रकट करने के ही साधन है। क्या है, इसमें क्या है डिफरेंस है, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित, लेकिन लिपि लिखित भाषा को प्रकट करने के ही साधन है। जब लिपि क्या है, जो लिखित भाषा है, हमारी भाषा का जो पार्ट है दूसरा लिखित भाषा, उसको लिखने के ही ढंग को हम बोलेंगे लिपि। ठीक है, व्याकरण, ग्रामर देखिए। व्याकरण का अर्थ है भाषा को व्याकृत करने वाला शास्त्र। व्याकरण किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को प्रस्तुत करता है। व्याकरण क्या है, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने को ही बोलते हैं। वह भाषा के अंगों का ज्ञान करवाकर उनका प्रयोग के नियम स्पष्ट कराता है। वो भाषा के जो अंग होते हैं उनका ज्ञान कराकर क्या करता है, नियम स्पष्ट कराता है। जैसे व्याकरण किसी भी भाषा के लिए आवश्यक तथा महत्वपूर्ण। व्याकरण क्या है, किसी भी लैंग्वेज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहला है, व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। व्याकरण क्या है, शुद्ध रूप से प्रॉपर तरीके से बोलना और लिखना सिखाता है। सेकंड है, उसके अंगों, प्रत्यंगों और नियमों का बोध करवाता है। इसके अंग जो होते हैं, उसके प्रत्यंग जो होते हैं, उसके नियमों का भी ज्ञान कराता है। उसकी प्रकृति का विश्लेषण करके प्रयोग विधि में विचार कराता है कि उसकी विधि यानी किस तरीके से लिखा जाएगा।
शुद्धों के अशुद्ध प्रयोग पर कड़ा अनुशासन रखता है। जो अगर हम गलत लिख रहे हैं तो उस पर भी क्या रखता है, अपना अनुशासन रखता है। व्याकरण भाषा को परिमार्जित करके उसे मानक रूप प्रदान करता है। व्याकरण क्या है, उसे सही तरीके से ढंग से लिखने का रूप प्रदान करता है। व्याकरण के विभाग देखिए, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण के अंतर्गत भाषा का विश्लेषण वर्ण, पद तथा वाक्य स्तर किया जाता है। वर्णों से शब्द बनाए जाते हैं। वर्णों से क्या बनते हैं, शब्द। मैंने आपको ऊपर बताया था, यही शब्द वाक्य के अंतर्गत आकर पद कहलाते हैं। यही जो शब्द मिलकर क्या बन जाते हैं, वाक्य बन जाते हैं। वाक्य ही भाषा है। वाक्य जब बन जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो भाषा बन जाती है, क्योंकि इससे ही भावाभिव्यक्ति संभव है। इसी आधार पर व्याकरण के 4 विभाग किए जा सकते हैं, जैसे वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, वर्ण विचार के बारे में। व्याकरण के इस विभाग के वर्ण, उसके भेद, आकार, उच्चारण, अनेक संयोग एवं सिद्धि आदि से संबंधित नियमों का उल्लेख किया जाता है। व्याकरण से क्या होता है, यही वो भाग है जिसके जरिए हमें आकार, उच्चारण और अनेक संयोग जो होते हैं उसके लिखने के संधि आदि से संबंधित नियमों का उल्लेख कराता है। सेकंड है शब्द विचार। इसमें शब्द, उसके भेद, उत्पत्ति तथा रचना आदि से संबंधित नियमावली का उल्लेख किया जाता है। पद विचार में इनमें पद, भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि इनके रूपांतर तथा प्रयोग संबंधी नियमों का उल्लेख मिलता है। वाक्य विचार देखिए, इसमें वाक्य, उसमें भेद, विश्लेषण, अन्वय, विरामचिन्ह आदि का उल्लेख कराता है। वाक्य विचार में क्या कराता है, वो भेद का, विश्लेषण का, अन्वय का, विरामचिन्ह जो आते हैं वो वाक्य विचार में ही उसका हमें उल्लेख कराता है। बोली देखिए, डायलेक्ट किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा के स्थायी रूप को बोली कहते हैं। किसी क्षेत्र में, एक क्षेत्र में जो बोली जाती है वो बोली कहलाती है। ठीक है, इसका प्रयोग बोलचाल के लिए किया जाता है। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, बोलने के लिए। इसमें साहित्य आदि की रचना नहीं होती, जैसे भोजपुरी, गढ़वाली, हरियाणवी, मरवाड़ी आदि। ये क्या है, जैसे भोजपुरी है, गढ़वाली एक बोली है जो गढ़वाल में ही बोली जाती है। ठीक है, वो एक क्षेत्र में ही बोली जाती है, वो बोली, उसे बोली बोलते हैं। हिंदी की बोलियां, डायलेक्ट ऑफ हिंदी। हिंदी के अनेक बोलियां हैं, इन्हें हम 5 वर्गों में बांट सकते हैं। हिंदी की क्या है, 5 बोलियां। इन्हें हमने कितने भागों में बांटा है, 5। पश्चिमी हिंदी, इसमें ब्रज, कन्नौज, बुंदेली, बंगाली, खड़ी, बोली आदि बोलियां आती हैं इसमें पश्चिमी हिंदी में। ठीक है, और पूर्वी हिंदी में इसमें अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली बोलियां आती हैं। राजस्थानी में इसके अंतर्गत राजस्थानी बोलियां, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती आती हैं। बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी बोलियां इसमें सम्मिलित की जाती हैं। पहाड़ी में इसके अंतर्गत हिमाचली, कुमाऊनी, गढ़वाली बोलियां आती हैं। ठीक है, उपभाषा देखिए, सब लैंग्वेज। उपभाषा बोली की अपेक्षा विस्तृत होती है, इससे साहित्य भी रचा जाता है। किसी भी भाषा को जब विस्तृत प्रदेश में बोला जाने लगता है और इसमें साहित्य रचना की जाने लगती है तो वह उपभाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे ब्रज, मैथिली, अवधी तथा घड़ी बोली को बोलियों में रखा जाता है, किंतु उन्हें बोलने का क्षेत्र विस्तृत होने और इनमें साहित्य रचना होने के कारण ये उपभाषाएं बन गईं। ब्रज में सूरदास ने सूरसागर, अवधी में महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस तथा मैथिली में विद्यापति ने पदावली रची। इसी प्रकार इन्हें उपभाषा का दर्जा मिला। हिंदी भाषा देखिए, जिस रूप में आज हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है वह खड़ी बोली की ही साहित्य भाषा रूप है। अमीर खुसरो ने पहली बार 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में खड़ी बोली हिंदी में मुकरिया पहेलियाँ रची थी। किसमें, 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने पहली बार पहेलियाँ रची थी। किसमें, मुकरिया में। क्या लिखी थी, एक थाली मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान सभी ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ के राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। क्या था, जब आज़ादी के मिलने के बाद भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार करा था कि हिंदी ही राजभाषा है। ठीक है,
स्वीकार किया जिसकी लिपि देवनागरी, और हिंदी की लिपि देवनागरी है, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब आज़ादी मिलने के बाद इस संविधान में, भारतीय संविधान में 14 सितंबर को 1949 को जब हिंदी को क्या मिला था, भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार करा था, तो इसकी लिपि देवनागरी है। इसलिए प्रतिवर्ष यानी हर साल 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस मनाते हैं। आज भारत में हिंदी का प्रयोग 3 प्रकार से किया जा रहा है। आज इंडिया में हमारे हिंदी का जो प्रयोग है, इस्तेमाल है, वो 3 तरीके से करा जा रहा है। पहला है राजभाषा के रूप में। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों और दिल्ली एवं अंडमान निकोबार संघ राज्य क्षेत्रों में हिंदी शासन और शिक्षा की भाषा के रूप में प्रयोग की जा रही है। ठीक है, क्या है इसमें, संघ राज्य क्षेत्रों में हिंदी शासन और शिक्षा की भाषा के रूप में प्रयोग की जा रही है। सेकंड है द्वितीय भाषा के रूप में पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र ने हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता दी है। थर्ड है संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग भारत के सभी क्षेत्रों में संपर्क के भाषा में के रूप में हो रहा है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। कि हिंदी का इस्तेमाल भारत में किसी न किसी तरीके से होता है, तो इसे हमने इसीलिए इसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है हिंदी को। ये नहीं कि पंजाबी हर कोई नहीं बोल सकता, हिंदी हर इंसान बोल सकता है। इंडिया में, भारत में हर इंसान कुछ ना कुछ हिंदी में बोलता ही है। आज तो हिंदी अपना अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी स्थापित कर चुकी है। दुनिया के अनेक देशों में हिंदी बोली जाती है। दुनिया के वर्ल्ड में हमारे बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है। हिंदी भाषा की कुछ विशेषताएँ देखिए। हिंदी भाषा का प्रयोग किसी न किसी स्तर पर पूरे देश में हो रहा है, किसी न किसी तरीके से पूरे देश में हो रहा है हिंदी भाषा का इस्तेमाल। आगे देखिए, इसका शब्द भंडार अत्यंत विशाल है, जिसमें अनेक विदेशी भाषाएं के शब्द में समाहित है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी पूर्णतः वैज्ञानिक है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, सभी बच्चे ध्यान रखें। हिंदी का व्याकरण नियमबद्ध तथा व्यावहारिक है। हिंदी को सीखना अत्यंत सरल है, क्योंकि हिंदी की जो सीखना है वो बहुत इजी है। हिंदी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी विकसित हो रही है। हिंदी भाषा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा में भी विकसित हो रही है। अब क्या सीखा हमने, भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन है, समझने का, विचारों को समझने का क्या है, एक जरिया है। वेदों और उपनिषदों की भाषा संस्कृत है। हिंदी का उद्भव भी संस्कृत से हुआ है। मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने वाला लेखन चिन्हों को लिपि कहा जाता है। जब मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने वाला जो लेखन है, लिखने का चिन्ह, उन्हें लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा के मानक रूप स्थापित करता है। लिखित भाषा द्वारा ज्ञान का भंडार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचता है। लिखित भाषा क्या है, एक ज्ञान है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, क्योंकि वो लिखा जाता है, तो वो लिखा पुस्तकों में जाता है, तो वो क्या हो गया, वो लिख गया, वो तो अब हमारी अगली पीढ़ी तक वो इंसान पढ़ सकता है। उपभाषा बोली की अपेक्षा विस्तृत होती है। जब किसी बोली में साहित्य रचना की जाने लगती है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है। हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा यानी राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी, संस्कृत तथा मराठी की लिपि देवनागरी है। उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। ठीक है, अब नीचे देखिए, आओ अभ्यास करें। एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, हमारा पार्ट 1 चल रहा है, सभी बच्चे ध्यान रखें। ये मॉक एक्सप्रेशन है, सब बच्चे खुद पढ़ेंगे और इससे समझेंगे क्या हमने चैप्टर में पढ़ा है। अब लिखेंगे, लेकिन सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाना है। जो सही है उसके आगे राइट का निशान लगाना है। भाषा के कितने प्रकार होते हैं, बोलना, लिखना, दोनों। भाषा के 2 प्रकार होते हैं, बोलना भी होता है, लिखना भी होता है। दोनों पर राइट कर देंगे, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पर राइट कर देंगे। हिंदी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि मैंने अभी बताई थी, देवनागरी होती है। हिंदी की बोलियों को हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं? हिंदी की बोलियों को हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं, बताइए। हिंदी की बोलियों को हम 5 वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पे ही राइट कर देंगे। अब नीचे दिया हुआ है, सेकंड निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पे हमें प्रश्न उत्तर करने हैं। सभी बच्चे जब अपनी एक्सरसाइज थी यहाँ पर अपने सही उत्तर के आगे
चिन्ह लगाना था, ये आपको बुक पर ही रखना है अपने, ठीक है। और प्रश्न उत्तर आप अपने कॉपी पर करेंगे। तो सबसे पहले अपनी कॉपी खोलिए सभी बच्चे हिंदी की। तो ये आपकी हिंदी ग्रामर की कॉपी है, देखिए सिंगल लाइन कॉपी आई होगी सभी के कोर्स में। तो इसे ओपन कर लीजिए सभी बच्चे। सबको अपना नाम यहाँ लिखना है, यहाँ क्लास लिखनी है, क्लास आपकी 8, सेक्शन सब्जेक्ट है आपका हिंदी ग्रामर। ठीक है, इसे ओपन करिए। देखिए मैंने क्वेश्चन उतार रखे हैं आपको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना फ्रंट चैप्टर खोलना है जहाँ से स्टार्ट हुआ है। मैंने पार्ट 1 शो करा है यहाँ पर, यही आपको यहाँ लिखना है। देखिए जैसे मैंने लिखा है पार्ट 1, ये लिखेंगे। यहाँ सब बच्चे डेट का कॉलम दिया हुआ है, डेट शो करेंगे जिस दिन आपके पास ये वीडियो जा रही है। पार्ट लिखेंगे अपना, आपका पार्ट है 1, आपका चैप्टर का नाम है भाषा, व्याकरण, बोली तथा लिपि। तो मैंने लिखा है देखिए भाषा, व्याकरण, बोली तथा लिपि, ये लिखना है आपको। उसके बाद अपने प्रश्न उत्तर खोल लीजिए सभी बच्चे। उसके बाद देखिए आपकी हेडिंग है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए मैंने यही लिखा है, हेडिंग लिखी है सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, सभी बच्चों को लिखना है चैप्टर के नाम के नीचे। उसके बाद का हमारा पहला क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं। देखिए का पहला क्वेश्चन भाषा किसे कहते हैं। तो हमने उत्तर लिखा है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण कर लेता है। यही आपका उत्तर है पहला। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण कर लेता है। उत्तर आपको यही वीडियो से देखकर लिखना है अपना। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन लिखना है मौखिक तथा लिखित भाषा में 2 अंतर लिखिए। तो क्वेश्चन लिखेंगे मौखिक तथा लिखित भाषा में 2 अंतर लिखने हैं। तो उत्तर के लिए मैंने जगह छोड़ दी है, देखिए थोड़ी सी यहाँ जगह छोड़िए, थोड़ी सी आगे जगह छोड़िए। तो आपको यहाँ बुक से आंसर लिखना है अपना। पेज नंबर 5 ओपन करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। और अपना आंसर देखिए कौन सा लिखेंगे। यहाँ आपको दिया हुआ है, यहाँ से लेकर आपको लिखना है यहाँ तक, ये आपका सेकंड है, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे मौखिक भाषा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मौखिक भाषा में ध्वनियों की सहायता से बोला जाता है, किंतु लिखित भाषा की ध्वनि चुनने द्वारा ही बात को लिखकर प्रकट किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस हो गया। फिर सेकंड है मौखिक भाषा का सहज रूप से सीखा जाता है परंतु लिखित भाषा को प्रत्ययपूर्वक सीखना पड़ता है। ये आपका पूरा ये सेकंड आंसर हो गया। फिर देखिए पेज नंबर 5 मैं यहाँ शो कर देती हूँ, सभी को आंसर लिखना है पेज नंबर 5 पर अपना यहाँ पर। फिर है गा, देखिए बोली तथा उपभाषा में अंतर स्पष्ट करना है। तो बोली तथा उपभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मैंने बोली के लिए सबसे पहले ये लिखना है, उत्तर के लिए वो बनाया, फिर बोली का निशान लगाया। देखिए बोली, फिर नीचे उपभाषा। बोली के आगे थोड़ी सी लाइन छोड़ी है, उपभाषा के आगे भी थोड़ी सी लाइन छोड़ी है। तो देखिए बोली के आगे आपको क्या लिखना है, बुक से लिखेंगे ये भी। पहले बोली के देखिए बोली दिया हुआ है आपको, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है बोली के आगे, ठीक है। बोली के आगे आपको यहाँ लिखना है जो मैंने आपको निशान लगाया है ये वाला, ठीक है। उसके बाद उपभाषा, उपभाषा का लिखेंगे आप यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। फिर उपभाषा के आगे यहाँ से किसी भी भाषा को जब विस्तृत प्रदेश में बोला जाने लगता है और उसमें साहित्य रचना की जाने लगती है तो वह उपभाषा कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। उपभाषा लिख देंगे, उपभाषा के आगे लिखेंगे, बोली के आगे बोली का लिखेंगे, उपभाषा के आगे उपभाषा का। फिर कहा है लिपि किसे कहते हैं, आपका क्वेश्चन फिर आपको दिया हुआ है लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि किसे कहते हैं, यहाँ आंसर आपको दिया हुआ है। देखिए मैंने उत्तर के लिए जगह छोड़ी है, लिपि किसे कहते हैं उत्तर के लिए मैंने जगह छोड़ी है। तो लिखेंगे आपको यहाँ आंसर दिया हुआ है, देखिए पेज नंबर 6 पर।
किसी भी भाषा मौखिक ध्वनि को प्रकट करने वाला लेखन चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, ये आपका 4 है। ठीक है, पेज नंबर 6 पर आपको मिलेगा स्क्रिप्ट लिपि के नीचे किसी भी भाषा मौखिक ध्वनि को प्रकट करने वाला लेखन चिन्हों को लिपि कहते हैं। फिर अपना नेक्स्ट देखिए, व्याकरण किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, मैंने दिखाया क्वेश्चन, देखिए व्याकरण किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका आंसर भी हम बुक से ही लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, भाषा को व्याकृत करने वाला शास्त्र, यहाँ से लिखेंगे किसी व्याकरण किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को प्रस्तुत करता है। वह भाषा के अंगों का ज्ञान करवाकर उनके प्रयोग के नियम स्पष्ट करता है। व्याकरण किसी भी भाषा के लिए अवश्य और महत्वपूर्ण है। यहाँ से यहाँ तक करेंगे, ये आपका व्याकरण वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 5 आंसर है, सभी बच्चे यहाँ से करेंगे। व्याकरण का अर्थ क्या आगे से आपको करना है। सभी बच्चे अपना फर्स्ट आंसर भाषा किसे कहते हैं ये आप अपना यहीं से करेंगे वीडियो देखकर। उसके बाद मौखिक तथा लिखित में अंतर बताएंगे, फिर बोली तथा उपभाषा में अंतर यहाँ लिखेंगे, फिर लिपि किसे कहते हैं लिपि यहाँ पर लिखेंगे, और व्याकरण किसे कहते हैं इसकी आवश्यकता क्यों होती है ये यहाँ लिखेंगे। ठीक है, सभी बच्चे अपना पार्ट 1 यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर सभी बच्चों को अपने कंप्लीट करने हैं, डेट शो करनी है दोनों पेज पर, और अपनी एक्सरसाइज है वो आपको कॉपी पर बुक पर ही रखनी है और कॉपी पर क्वेश्चन आंसर करना है। सभी बच्चे वीडियो अच्छे से देखकर अपना चैप्टर समझेंगे सबसे पहले, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे बुक पर। अपने जो आपके राइट रॉन्ग दिए हुए हैं सही उत्तर के ऑप्शन ये आपको बुक पर और ये क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी पर लिखने हैं। ठीक है, यहाँ आपका भाषा, लिपि, बोली और ग्रामर, व्याकरण आपका यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चे सेकंड चैप्टर हम सेकंड वीडियो में पढ़ाएंगे, जब तक अपना पार्ट 1 देखकर अपना वर्क कंप्लीट करें। ठीक है, थैंक यू।